मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जिससे हर एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, पीसीएस, जिस लेवल का भी एग्जाम दे रहे हो। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आप एग्जाम में ये बहुत सारी किताबें पढ़ के जाते हैं और जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको लगता है 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ही है जो पूछे हुए हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन आए कहाँ से हैं। आप ये फेस करते हैं तो मेरी क्लासेस को जरूर देखिएगा। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली एंड हेलो ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास है इंडियन नेशनल मूवमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट किताब के बारे में। तो आप जानते होंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की सबसे बेस्ट ग्रंथ जो है वो मानी जाती है बिपिन चंद्रा को। और बिपिन चंद्रा एक नॉवेल की तरह है, अगर आप उसको नॉवेल की तरह पढ़ते हैं। बिपिन चंद्रा एक कंप्लीट बुक है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंगल से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि किताबों की फॉल्ट नहीं होती है, फॉल्ट होती है आपके पढ़ने के तरीकों में। तो मैंने ऑलरेडी इसकी प्री की क्लासेस और टेस्ट सीरीज दी हुई है, लेकिन ये जो पूरी कहानी है ना वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैंने इससे फैक्ट्स निकाल के आपसे क्वेश्चन आंसर प्री की क्लासेस में ली हुई है, टेस्ट सीरीज इससे लिया हुआ है। लेकिन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि बिपिन चंद्रा को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको इमेजिन नहीं करते हैं। तो मैंने ये सीरीज शुरू की है बिपिन चंद्रा की, जिसमें मैं आपको ये पूरी कहानी के थ्रू चैप्टर वाइज बताऊंगी। आपको सिर्फ ऑडियो बुक की तरह इसको कान में ईयरफोन लगा करके सुनना है। आप खुद ब खुद उस पूरी कहानी को इमेजिन कर लेंगे, साथ ही साथ आपको फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे। और एग्जाम में 20 में 20 तो नहीं, लेकिन 20 में कम से कम 17-18 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आएंगे। तो ये सीरीज की आज सेकंड क्लास है। चैप्टर 1 में ले चुकी हूँ, आज चैप्टर 2 की क्लास है। नील विद्रोह के बारे में पूरी कहानी है, और अगर फैक्ट्स देखने होंगे, क्वेश्चन आंसर देखने होंगे, तो उसके लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पूरी जरूर देखिएगा, बहुत ही ध्यान से इस पूरी कहानी को सुनिएगा। उसके बाद आपको इस टॉपिक पे भी इंटरेस्ट आएगा और इसके क्वेश्चन आंसर आप फटाफट से सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर लगा दूं, अगर आप किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे इस मोटिव में आपकी मदद की जरूरत है। क्योंकि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और मेरी क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे देखिए। तो इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की पूरी तैयारी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करवा रही हूँ। क्योंकि किसी भी जगह पे ना बेसिक लेवल से नहीं शुरू करते, और क्या होता है हमारा जब बेस स्ट्रांग नहीं होता है तो सीधे हाई लेवल की क्लास जो है ना वो हमें समझ नहीं आती है। तो हमें शुरुआत यहाँ से यहाँ तक जाने की करनी है, जो मैं अपनी क्लासेस के थ्रू कर रही हूँ। तो आपको अगर इन क्लासेस से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप भी एक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विपिन चंद्रा, अध्याय 3, 1857 के बाद किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शोषण का कहर भारतीय किसानों पर ही सबसे ज्यादा बरसा। औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां, भू राजस्व की नई प्रणाली और उपनिवेशवादी प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी। फिर दस्तकारी उद्योगों की तबाह हो जाने से इन उद्योगों में लगे लोग भी खेती की तरफ वापस लौटने पर मजबूर हुए, जिससे खेती लायक जमीन पे दबाव काफी बढ़ गया और इस तरह कृषि का पूरा ढांचा ही बदलने लगा। बड़ी जमींदारी वाले इलाकों में किसानों पे अत्याचार बढ़ने लगे। जमींदार उनसे मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूलते और बेगार कराते। रैयत वाले इलाकों में लगान की दरें बेतहाशा बढ़ाकर ठीक यही काम सरकार ने किया। नतीजा यह हुआ कि किसान धीरे धीरे महाजनों के चंगुल में फंसते गए और इस तरह से उनकी जमीन, फसलें और पशु उनके हाथ से निकलकर जमींदार, व्यापारी, महाजन और धनी किसानों के हाथ में पहुंचते गए। जमीन के मालिक छोटे किसान की हैसियत महज काश्तकार, बटाईदार या खेतिहर मजदूर जैसी ही रह गई। देसी और विदेशी शोषण के इस चक्र को तोड़ने की किसानों ने कई छिटपुट कोशिश, लेकिन नाकाम कोशिश की। स्थानीय स्तर पर जब उनके सामूहिक संघर्ष विफल होने लगे और उन्हें लगा कि वे औपनिवेशिक राज्य का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और ना ही दिन पर दिन बढ़ते शोषण के थमने का कोई आसार है, तो उनके विरोध ने मजबूरन अपराध का रास्ता पकड़ लिया। जमीन से वंचित किए गए बहुत से किसान भूखमरी से बचने के लिए मजबूरन डकैत और राहजन हो गए। 1859-60 का नील आंदोलन। अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया उनमें सबसे जुझारू और सबसे बड़े पैमाने पर फैला था बंगाल में नील आंदोलन। शोषण के खिलाफ यह किसानों की सीधी लड़ाई थी।
दरअसल नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर अरसे से मजबूर कर रखा था, लेकिन किसान अपनी बढ़िया उपजाऊ जमीन पर चावल उगाना चाहते थे, जिसकी उन्हें बेहतर कीमत भी मिलती थी। ज़्यादातर नील उत्पादक यूरोपीय थे और ग्रामीण इलाकों में उनके कारखाने थे, जहां वे नील का शोधन करते थे। शुरू से ही नील उगाने वाले किसानों का जबरदस्त शोषण होता रहा और उन्हें इस कारण भारी घाटा उठाना पड़ता था। नील उत्पादक मामूली सी रकम किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार लिखवा लेते थे। इस करार में धोखे से नील की ऐसी कीमत दर्ज करा दी जाती थी जो बाजार भाव से काफ़ी कम होती थी। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद इस मामले में टिप्पणी की थी कि सारे झगड़े की जड़ है ये नील उत्पादक बिना पैसा दिए ही रैयतों को नील की खेती करने पे मजबूर करते हैं। यही नहीं, कम कीमत पर नील खरीदी के बावजूद किसानों को ठग कर उनका पैसा मारा जाता था। नील उत्पादकों के कारिंदे भी किसानों से नियमित रूप से रिश्वत लेते थे। करार के वक्त जो पैसा किसानों को अग्रिम दिया जाता था, उसे अगर किसान वापस भी लौटाना चाहता था तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। इसीलिए क्योंकि इसी के जरिए तो नील उत्पादक का शोषण करते थे। लेकिन करार कराने का तरीका भी नील उत्पादकों ने जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें 20 तरह के अदालती झंझट होते थे। इससे आसान रास्ता उन्होंने चुना, किसानों को आतंकित करने का। वे अपने लठैतों द्वारा किसानों का अपहरण कर, उन्हें कोड़े मार के, उनके बच्चों और औरतों की पिटाई करके, लूटपाट करके, घर और खड़ी फसल जलाकर और ऐसे ही दूसरे अत्याचार करके नील उगाने पर मजबूर करने लगे। उत्पादकों को कानून का डर भी नहीं था। आमतौर पर सभी मजिस्ट्रेट यूरोपीय ही हुआ करते थे, इसलिए उनके फैसले भी प्रायः उत्पादकों के पक्ष में ही होते थे। कुछ एक मजिस्ट्रेटों ने अगर कभी इंसाफ पसंदी से काम किया तो उसका तबादला कर दिया गया। न्यायपालिका की हालत ये थी कि 1857 में 29 नील उत्पादकों और एक जमींदार को ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तभी से लोग ये कहने लगे कि जो रक्षक है वही भक्षक है। 1859 के मध्य में बंगाल के नील किसानों को जब लगा कि इस मामले में सरकार शायद अब उनका साथ देने वाली है, तो इसके असंतोष में उबाल आ गया। हुआ यह कि काला रोवा के डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्राकर ने एक सरकारी आदेश पढ़ने में ज़रा सी चूक हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 को पुलिस ने नाम फरमान जारी किया। नील उगाने वाले रैयतों से संबंधित विवादों में ज़मीन पर रैयतों का कब्जा रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी की फसल उगा सकेंगे। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि कोई नील उत्पादक या अन्य कोई व्यक्ति रैयतों के मामले में हस्तक्षेप न करते पाएं। चंद्राकर की यह घोषणा सारे बंगाल में आग की तरह फैल गई। किसानों को लगा कि अरसे से चले आ रहे शोषण के खात्मे का वक्त आ गया है। उन्होंने शुरू में शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष चलाया, अधिकारियों के पास कई अर्जियां भेजी और प्रदर्शन किए, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो सितंबर 1859 में उनका गुस्सा भड़क उठा। शुरुआत नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 13 सितंबर को नील उत्पादक ने करीब 100 लठैतों को गोविंदपुर भेजा। इन लठैतों ने गांव पर हमला कर दिया। लाठियों और भालों से लैस किसानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यह आग दूसरे क्षेत्र में भी तेजी से फैली। किसानों ने कई जगहों पर उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने और नील उगाने से इनकार कर दिया। 1860 की वसंत ऋतु के आते आते बंगाल के उन सभी जिलों में यह आंदोलन फैल गया जहां नील की खेती होती थी। किसान एकजुट होकर एक एक गांव से लठैतों को आतंक को खत्म करते गए और एक एक कर नील कारखानों पर उनका हमला तेज होने लगा। कई बार तो संघर्ष रोकने या आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर भी हमला किया गया। इस दौरान कई पुलिस चौकियों पर भी हमला किया गया। तब उत्पादकों ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने किसानों को धमकी दी कि अपने जमींदारी अधिकारों को इस्तेमाल कर वे विद्रोही किसानों से जमीन छीन लेंगे या उनका लगान बढ़ा देंगे। इसके जवाब में रैयतों ने लगान चुकाना ही बंद कर दिया। अब रैयतों ने अपने अधिकारों के लिए कानूनी ढंग से भी लड़ना सीख लिया था। अपने खिलाफ दायर किए गए मुकदमे लड़ने के लिए उन्होंने पैसे जुटाए। यही नहीं, उत्पादकों के खिलाफ मुकदमे भी उन्होंने दायर किए। उत्पादकों के नौकरों का सामाजिक बहिष्कार भी उन्होंने शुरू किया ताकि वे नौकर ही छोड़ दें। इस एकजुट प्रतिरोध को उत्पादक झेल नहीं पाए और धीरे धीरे उन्होंने अपने नील कारखाने बंद करने शुरू कर दिए। 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह से खत्म हो गई। नील आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि रैयतों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के बूते पे ये लड़ाई लड़ी थी।
आंदोलन के नेतृत्व और भागीदारी के सभी स्तरों पर हिंदू और मुस्लिम किसानों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। थोड़ी अच्छी आर्थिक स्थिति वाले रैयतों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। कुछ मामलों में तो छोटे जमींदार, महाजन और उत्पादकों के भूतपूर्व कर्मचारियों ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया। नील आंदोलन की एक खास बात यह रही कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्षरत किसानों के समर्थन में वो सशक्त अभियान चलाया। अखबारों में लेख लिखे गए, जनसभाएं आयोजित की गई, किसानों के समर्थन में ज्ञापन जारी कर बुद्धिजीवियों ने इस लड़ाई को और तेज किया और उसके समर्थन में माहौल बनाया। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। किसानों के शोषण, सरकारी अधिकारियों के पक्षपात, उनके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसानों के संघर्ष के बारे में वो अखबार में लगातार खबरें छापते रहे। इस समस्या के बारे में इन्हें खुद भी गहरी जानकारी थी। उन्होंने खुद कई लेख लिखकर इस समस्या को एक ऊंचे राजनीतिक धरातल पर पेश किया। नील आंदोलन के ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने मई 1860 में लिखा, बंगाल को अपने किसानों पर गर्व होना चाहिए। शक्ति, धन, राजनीतिक शिक्षा और यहाँ तक कि नेतृत्व के अभाव के बावजूद बंगाल के किसानों ने जो आंदोलन चलाया वो अब तक का दुनिया के सामाजिक इतिहास में किसी भी आंदोलन से किसी भी मायने में कमतर नहीं है। सरकार किसानों के खिलाफ है, कानून उनके खिलाफ है, ट्रिब्यूनल उनके खिलाफ है, प्रेस उनके खिलाफ है और इसके बावजूद उनकी ये उपलब्धि रही कि जिसका लाभ हमारे देश को आने वाली पीढ़ियों को हर स्तर पर मिलेगा। इसी सिलसिले में दीनबंधु के मित्र के नाटक नील दर्पण का उल्लेख किया गया, जिसमें किसानों ने इस शोषण को बारीकी से उभारा। इस आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने जो भूमिका निभाई उसका असर उस समय उभर रहे राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी वर्ग पर पड़ना स्वाभाविक था। इस आंदोलन में उनकी जिम्मेदारी ने दरअसल एक बुनियाद रखी, जिससे एक परंपरा की शुरुआत हुई और आगे चल के यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के सांचे में ढल गया। इसके अलावा मिशनरियों ने भी नील आंदोलन के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया संतुलित रहा और उसने ऐसा कड़ा रुख नहीं अपनाया जैसा कि नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह के मामलों में अपनाया था। शायद सरकार को 1857 के संथाल विद्रोह के दुखद अनुभव भूले नहीं थे। उसे डर था कि कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो जाए। फिर उसे किसानों के बदले हुए तेवर का एहसास भी हो चला था। बुद्धिजीवी मिशनरियों ने नील समस्या की छानबीन के लिए आयोग नियुक्त किया। आयोग की रिपोर्ट आई तो बात साबित हो गई कि नील की खेती के पीछे शोषण, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न का पूरा तंत्र काम कर रहा था और 1860 में अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और शोषण के बिना यह पहले की तरह अंधाधुंध कमाई नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा नील आंदोलन विपिन चंद्रा से। और इसके बैक ईयर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपनी क्लासेज में, प्री की क्लासेज में और टेस्ट सीरीज शेयर की हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट विपिन चंद्रा या किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस जीएस की करना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्री, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट पर हैं।